शेखर जी, मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है? हेलो शेखर जी, मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है? मुझे आपका कोई इशारा मिलेगा तो मैं बात शुरू करूं। सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों। शेखर जी, हम अपनी बात शुरू करें। तो मैं, अगर आप इशारा करें, मुझे संकेत दें, तो मैं अपनी बात शुरू करूं। दोस्तों, सभी दोस्त जो प्रगतिशील लेखक संघ की इस चर्चा में, परिचर्चा में शामिल हो रहे हैं, मेरा सभी को सलाम। और आज हम बात करेंगे पंजाबी के 3 प्रतिबद्ध रचनाकारों को लेके। तो जब संजय श्रीवास्तव जी और नवोता संध्या जी से बात हुई थी, तो उस दिन ये तय हुआ था कि आज पंजाबी में क्या हो रहा है, और खास तौर पर पिछले 50 सालों में पंजाबी सृजनात्मक साहित्य में क्या क्या नए मोड़ आए हैं, कौन सी जमीन नई तलाश की है हमारे राइटर्स ने। तो आज हम 3 रचनाकारों को लेके बात करेंगे। पंजाबी के प्रतिबद्ध कवि पाश, जिनको हिंदी में बहुत पढ़ा गया, बहुत जाना गया उसको हिंदी में। पाश पंजाब की समाज सानी के अक्रोश को विस्फोटक भाषा में अभिव्यक्ति देने वाले पोएट थे। उन्होंने राज सत्ता के ज़ाहरा, एपरेंट और बहुत ही अदृष्ट और सूक्ष्म जो पपेट्स थे, उन सभी को पाश ने एक सिरे से नकार दिया। पाश ने हिंसा के प्रतिरोध में प्रतिहिंसा की एक नई भाषा सृजी। दूसरे रचनाकार जिस पर हम चर्चा करेंगे, वो पंजाबी के कवि और स्वयजीवनी लेखक लाल सिंह दिल हैं। लाल सिंह दिल भी हमारी मिलिटेंट पोइट्री के एक बड़े कवि हैं। नक्सल लहर के साथ उनका भी संबंध रहा, लेकिन नक्सली या जुझार हमारी जिसको हम मिलिटेंट पोइट्री कहते हैं पंजाबी की, उसके कवियों जैसे तेवर नहीं थे। वे पाश, दर्शन खटकर, हरभजन हलवारवी, संतराम उजासी जैसी मिलिटेंट सुर वाला शायर नहीं, उसकी सुर बहुत ही धीमी और कटाक्षी है। लाल सिंह दिल ने पंजाबी कविता में एक बिल्कुल नई जमीन तलाश की। उसने सदियों से निम्न जाति का शाप भोगते हुए उन दलित समाज को, हाशिए के समाज को अपनी कविता के केंद्र में रखा, जिनको व्यवस्था और ब्राह्मणवादी जाति प्रथा ने इंसान ही नहीं रहने दिया, जिनको चंडाल बना दिया गया। और वो वंचित लोग, अबोध लोग अपने अस्तित्व की शर्मिंदगी का एहसास भोगते हुए दलित समाज को उसने एक बहुत ही, उसकी जो पीड़ा थी, उनका जो उत्पीड़न था, उसको बहुत ही कटाक्षी और सूक्ष्म मुहावरे में बयान किया। तीसरे हमारे जो राइटर हैं, वो नाटककार हैं डॉक्टर स्वराजवीर।
पंजाबी के समकालीन नाटक में एक बिल्कुल बड़ा रंग लेके वो आए हैं। डॉक्टर स्वराजवीर ने भी हाशिए के समाज को, दलित समाज को और विशेष तौर पे जो अल्पसंख्यक समाज है हिंदुस्तान का, अल्पसंख्यक लोग हैं जो उनके साथ जैसा उनका दमन हो रहा है, उनको दबाया जा रहा है, स्वराजवीर ने अपने नाटकों के माध्यम से उन लोगों के दर्द को बयान करने की कोशिश की है। स्वराजवीर की एक जो विशेषता रही है वो यही रही है कि उसने दोनों किस्म के नाटक दिए। उसकी कुछ नाट्य रचनाएं ऐसी हैं जिनमें वो भारतीय इतिहास और प्राण कथाओं को लेके उनकी डिकंस्ट्रक्शन करता है और आज के प्रश्नों के उत्तर तलाशने की कोशिश करता है। उसने कृष्ण की मिथ को लेके नाटक लिखा। कृष्ण, उसने रामायण से एक कथा लेके, त्रिशंकु की कथा लेके, ऋषि वशिष्ठ और सत्याव्रत की कथा को लेके उसने नाटक लिखा धर्मगुरु, जिसमें क्षत्रिय और ब्राह्मण का तनाव है। ऐसे हम देखते हैं कि उसके दो नाटकों में आर्या और अन आर्या लोगों के जो संघर्ष रहे हैं, जैसे कृष्ण में आर्या और कृष्ण और संत का जरा का जो विरोध या संघर्ष द्वंद देखते हैं। इसी तरह हम देखते हैं कि अग्निकुंड में आर्य और नाग की बिलों का जो द्वंद था उसको उसने पेश किया। इसके साथ साथ स्वराजवीर ने पंजाब की सीमांत किसानी के जो मसले हैं, जो उनकी मुश्किलें हैं, उनको अपने नाटकों में पेश किया, चाहे वो कल्लर नाटक है, चाहे उसका दो नाटक है, वो मस्या की रात उसका नाटक है। तो जो तीनों जो रचनाकार हमने चुने हैं, इन तीनों की एक जो सांझी विशेषता मुझे नजर आती है वो यह है कि इन तीनों ने ही हिंदुस्तान के हाशिए के समाज को, नारी के उत्पीड़न को और अल्पसंख्यक समाज के जो मसाइल हैं, जो उनके सामने बहुत तीखे प्रश्न है, उनका प्रत्युत्तर ढूंढने की कोशिश की है। तो हम बात शुरू करते हैं पाश के हवाले से। जब पाश की हत्या हुई 23 मार्च 1988 को, तो नामवर सिंह ने एक लेख में उनको पंजाबी का लोरका कहा है। इसलिए कहा कि 37 वर्ष की आयु में लोरका का कत्ल हुआ था और 37 वर्ष की आयु में ही पाश का कत्ल हुआ। पाश, जिसका असली नाम अवतार सिंह संधू था, वो पंजाब के दोआबा में जलंधर डिस्ट्रिक्ट में एक छोटे से गांव तलवंडी सेलम में पैदा हुए 1950 में। पाश के पिता एक सीमांत किसान थे, फौज में नौकरी करते थे। पाश ने पढ़ना छोड़ दिया और दिलचस्प बात यह है कि जब पाश मैट्रिक कर रहा था तब तक उसकी पोइट्री की उसका पहला जो संकलन आ चुका था, लोक था। 20 साल की उम्र में पाश का पहला पोइट्री का संकलन आया, लोक था। तब पाश मैट्रिक में पढ़ रहे थे, उसने बीच में पढ़ाई छोड़ दी थी। और जब पाश दूसरा काव्य संग्रह लिखता है उड़दे बाजा मगर, 1974 में वो छपता है और छपते ही पाश का ये काव्य संग्रह दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है। सो पाश ने अपने जीते जी कुल 3 उनके काव्य संकलन निकले थे, लोक कथा, उड़दे बाजा मगर और साडे समियां विच। पाश बहुत छोटी उम्र में ही पंजाब की राजनीति से वाबस्ता हुए। 1969 में पंजाब में पहली बार नक्सलाइट आंदोलन के साथ उनके संबंधों को लेकर उनको गिरफ्तार किया। 1971 में जेल से रिहा होकर बाहर आते हैं। उनकी जो दूसरी पुस्तक है उसकी ज्यादा कविताएं उसकी जेल के दौर की ही लिखी हुई है। तो मैं एक और बात भी रखना चाहता हूं कि पाश ने डायरी लिखी, पाश ने स्यार नाम का एक मैगजीन निकाला और उसके बाद पाश ने एक भित्ति पत्रिका, अंग पत्रिका जिसको हम कहते हैं, निकाली, हाक। और बाद में हम देखते हैं कि 1984 के आसपास पाश अमेरिका चले जाते हैं। वहां वो एंटी-AK-47 नाम का एक पत्र निकालते हैं और उनमें छपे पाश के लेखों की वजह से, उनके आर्टिकल की वजह से ही वो अतवादियों के निशाने पे आए। और इसके साथ मैं एक बात और भी कहना चाहता हूं कि पाश का जब कत्ल होता है, जब उसकी शहादत होती है,
तब पंजाब में एक बहुत ही भय का माहौल था। पाश अमेरिका जाने ही वाले थे, लेकिन उसके दुश्मनों ने उसका फायदा उठाया। लेकिन पाश की मौत के बाद पाश की पोइट्री को, पाश की रचना को हिंदी जगत में बहुत पढ़ा गया, और खास तौर पे मैं देखता हूँ एक बड़ी लिस्ट, बहुत बड़ी फहरिस्त है मेरे पास हिंदी लेखकों ने जिन्होंने पाश का नोट्स लिया। उनमें बाबा नागार्जुन हैं, डॉक्टर नामवर सिंह हैं, पुरुषोत्तम अग्रवाल हैं, मंगलेश डबराल हैं, कात्यानी जी हैं और मृणाल पांडे जी। मैं देखता हूँ इस लिस्ट में अरविंद त्रिपाठी जी का नाम भी है, प्रकाश बन्नू है, तस्सीम बिदराल है, और सुधीर विद्यार्थी सरीखे और बहुत से हिंदी के नामवर कवि चिंतक हैं जिन्होंने पाश का नोट्स लिया। ज्ञान रंजन जी ने तो पाश के की शहादत के बाद पहल का एक पूरा अंक उनको समर्पित किया था। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि पाश जब पंजाबी कविता में प्रवेश करते हैं 1970 में, ये वो दौर था जब पंजाब की सीमांत किसानी में बहुत आक्रोश था। पंजाब की सीमांत किसानी जो है वो उनकी जो उनका पंजाब की सीमांत किसानी का जो संकट बन रहा था, पाश उसकी नुमाइंदगी करने वाले कवि है। और पाश को खतरनाक कवि कहा नामवर सिंह जी ने। पाश की एक कविता है जिसमें वो कहते हैं कि अरे पुलसिया बता, मैं तुझे भी इतना ही खतरनाक दिखता हूं। या एक और कविता है पाश की, लोहा नाम से पाश की कविता है, जिसमें पाश जो हमारे मध्यवर्गीय चलन के कवि हैं, जो समझौतावादी हैं, जो मध्यमार्गी कवि हैं, पाश उनसे अपनी एक वित सिरजता हुआ पाश कहता है कि मैंने लोहा खाया है, तुम लोहे की बात करते हो। और इसी के साथ हम देखते हैं कि पाश की कविता में बहुत ही कंटीले प्रश्न है। वो राजसत्ता को सीधे सीधे वो आंखों में आंख डाल के प्रश्न करने वाला शायर है। पाश जिसने अपनी एक कविता में कहा कि मुझे जीने की बहुत तमन्ना थी, मैं धरती पे धूप बन के खिड़ जाना चाहता था, मैं गिलवकड़ी में सिमट जाना चाहता था, मैं बरूद की मानद देखता हुआ चारों ओर गूंज जाना चाहता था, फैल जाना चाहता था। और जीने का यही अंदाज होता है, यही सलीका होता है। जिस पाश को जीने की बहुत तमन्ना थी, वह पाश एक सवाल अपनी पोइट्री में करता है, उठाता है सवाल कि मैं जो सिर्फ एक आदमी बनना चाहता था, ये मुझे क्या बना दिया गया। या इस तरह पाश कहता है कि हमें झूठ बूठ का कुछ भी नहीं चाहिए, हम सबको सचमुच का देखना चाहते हैं, जिंदगी, समाजवाद और सब कुछ। तो पाश अपने काव्य सृजना के शुरुआती सफर में ही पोइट्री की जो मेन स्ट्रीम की, पंजाब की जो मेन स्ट्रीम की पोइट्री थी, मध्यवर्गीय चलन वाली पोइट्री थी, उससे अपनी वित थापते हुए पाश कहता है कि सफर के इतिहास की बात मत करो, मुझे अगला कदम रखने के लिए जमीन दो। पाश ने खुद अपनी जमीन तलाशी। पाश ने उन लोगों को, जिन लोगों को आदमी जैसा होने का श्राप भोगना पड़ रहा था, पाश ने उन लोगों को जुबान दी। पाश पहले से ही इस बात के लिए सचेत था कि मैं श्रमिक किर्ती वर्ग का शायर हूं, और किर्ती और श्रमिक वर्ग की शायरी भी मध्यवर्गीय लोगों की शायरी जैसी मखमली शायरी नहीं होती, इसका तेवर नीम के रस जैसा कड़वा ही होता है। तो इसलिए पाश कहता है, पाश शुरू से ही उस काव्य शास्त्र से अपना रास्ता निखेर लेता है जिसको हम बुर्जुआ काव्य शास्त्र कहते हैं, जो ये मानते हैं कि सूक्ष्म मलूक शब्द ही काव्य होते हैं। तो पाश उनसे सवाल करता है कि शब्द जो महबूब दी तो नींदा खेतर फल मिलते हैं, कविता नहीं होंगे। तो पाश कहना चाहता है कि महबूब के हुस्न की या महबूब की कमर की परिक्रमा करने वाले शब्द कविता नहीं होते। और पाश ये भी कहता है कि आज के दिन जो कविता लिखी जाएगी उसमें कवि को उस शोध शास्त्र से भी अपना रास्ता अलग करना पड़ेगा। तो शोध शास्त्र धरती के सच की बात नहीं करता, जो कृति के हुस्न की बात नहीं करता, जो केवल रोमांस को ही शायरी समझता है।
तो पाश ने अपने एक संग्रह की भूमिका में सादे समय पिच उसका काव्य संग्रह है, उसकी भूमिका में पाश ने लिखा था कि मेरे से ये आस मत करना कि मैं आपके चगले हुए स्वादों की बात करूंगा, मैं तो धरती की सच की बात करूंगा, कड़वी सच की बात करूंगा। पाश ने कुछ ऐसी नज़में लिखी है जो समय समय हिंदी पोइट्री में भी बहुत सराही गई, जिसको हिंदी पोइट्री में अनुवाद भी किया गया, हिंदी भाषा में अनुवाद भी किया गया। पाश की कुछ नज़में हैं जिनका मैं जिक्र करना चाहता हूँ। उसकी एक नज़्म है हाथ, एक नज़्म उसकी है युद्ध और शांति, लोहा जिसका मैंने जिक्र किया, हम लड़ेंगे साथी, या सबसे खतरनाक। पाश की कुछ ऐसी कविताएं हैं जो जिक्र की जो मांग करती है। पाश अपनी कविता हाथ में कहता है कि हाथ केवल जोड़ने के लिए नहीं होते, किसी के आगे झुकाने के लिए नहीं होते, या हाथ केवल हीर के हाथों से चूड़ी पकड़ने के लिए नहीं होते, जे हीर को जबरदस्ती पकड़ा के ले जाने वाले सैदी, मतलब कह के उस जमात को रोकने के लिए भी होते हैं, जो गरीब का शोषण करती है, जो मजदूर का, गरीब का, कृति का इस तरह शोषण करती है कि उससे उसकी महबूब भी छीन लेती है। तो एक तरफ तो पाश ये कहता है कि वो ही हाथ पवित्र माने जाएंगे जो कृत्य भी करते हैं और कृत्य की लूट जो हो रही है उसको रोकने का यत्न भी करते हैं। पाश की एक और बहुत ही चर्चित कविता रही है युद्ध और शांति। पाश कहता है कि हमें ये कहा जा रहा है कि हम लूट की बात करते हैं, हम हिंसा की बात करते हैं, तो पाश कहता है कि युद्ध इश्क की चरम सीमा का नाम है। युद्ध में जीवन की तपश और जीवन की चाहत होती है, युद्ध में रोटी के हुस्न को निहारने की ताकत होती है। और इसी साथ पाश कहता है कि युद्ध हमारे बच्चों के लिए रंग बिरंगी गेंद बन के आएगा, युद्ध हमारी बहनों के लिए सीधा करने वाली, फुलकारी बनाने वाली वो रंग बिरंगे धागे बन के आएगा, युद्ध हमारी माओ के स्तनों में दूध बन के आएगा। तो इस नज़्म को जब हम पढ़ते हैं तो पाश इसके साथ ही पाश की एक और नज़्म भी है जिसमें वो कहता है लड़ेंगे साथी। वो कहता है कि हम तब तक लड़ेंगे जब तक लड़ने की जरूरत है, और साथ ही वो कहता है कि हम जिन्होंने युद्ध नहीं किया तुम्हारे साउ पुत्र नहीं है जिंदगी। तो युद्ध हिंसा की वकालत जब पाश करता है तो केवल हिंसा को हिंसा के रूप में नहीं देख रहा, वो हिंसा को मानव मुक्ति के एक प्रवचन के रूप में, एक सिद्धांत के रूप में, एक डिस्कोर्स में देख रहा है। तब तक बहुत चर्चित रही जो किताब जिसको पाश ने भी पढ़ा था अपने जवानी के दिनों में, फ्रांज फैनन अल्जीरिया के चिंतक हैं, उनकी एक किताब जो बहुत चर्चित रही विश्व स्तर पर, रिचर्स ऑफ द अर्थ। उस पुस्तक में फ्रांज फैनन हिंसा को एक प्रतिहिंसा के सूत्र के रूप में पेश करते हैं। वो कहते हैं कि हिंसा इंसाफ मांगने का एक तरीका है, कई बार इंसाफ देने के लिए हिंसा का उत्तर प्रतिहिंसा से ही देना होता है। तो पाश व्यक्तिगत कत्लोगार में यकीन नहीं रखने वाला था, लेकिन पाश ने प्रतिहिंसा को, जहां पाश ने युद्ध की जरूरत को एक न्यायशील समाज के लिए, एक बराबरी का समाज सृजन के लिए, एक सत्ता और एक राजनीतिक गुरमंत्र के तौर पे, एक राजनीतिक सूत्र के तौर पे पाश ने उसको चितवा है, सोचा है। और एक और बात मैं पाश के बारे में कहना चाहता हूं कि पाश अपने समय की, चाहे वो कमांतरी पेड़ में वापरने वाली घटनाएं हो, चाहे कौमी पद्धर पे वापरने वाली घटनाएं हो, चाहे पंजाब का वो अतवाद का दमन का दौर हो, तो पाश ने हर समय, जो समय उसके समय में समाज में वापर रहा था, पाश ने उसका नोट्स लिया और अपनी प्रतिक्रिया बहुत तीखे शब्दों में, विस्फोटक भाषा में दी। जैसे जब हम देखते हैं कि जब पंजाब में खालिस्तान के आतंक का दौर आता है और भिंडरावाला और उसके साथी सभी आवाजों को दबा रहे थे, तब पाश एक बहुत ही कटाक्षी नज़्म लिखता है धर्मगुरु, जिसमें एक औरत धर्मगुरु से ये निवेदन करती है कि मेरा एक ही बच्चा है, आप उसकी जान बख्श दो, मैं आपको ही गुरु मानूंगी, मैं आपको ही खुदा मानूंगी, मैं आपके हर हुक्म पे फूल चढ़ाऊंगी। तो इस नज़्म में पाश उस आतंक को, जो एक तरफ सरकारी आतंक है और दूसरे तरफ जो खालिस्तानी मिलिटेंट थे, दहशतगर्द लोग थे, उनका आतंक था। तो पाश उस दौर में जो एक नए
शक्ति के चिन्ह बन के उभरते हैं, हिंसा के चिन्ह बन के उभरते हैं भिंडरावाला, और पाश उसको सीधा सीधा सवाल करता है इस कप्तान। इसी तरह जब हम देखते हैं कि पाश अपने पहले ही काव्य संग्रह में भारत के बारे में ये कहता है कि भारत मेरी आराधना का शब्द है, मुझसे बहुत प्यारा है, भारत को बहुत प्यारा मानने वाला, भारत की जमीन को, भारत के खेत खलिहानों को अपनी जान प्राण मानने वाला पाश जब 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या होती है और उस हत्या के बाद हिंदुस्तान में पूरे नियोजित ढंग से सिखों के खिलाफ दंगे होते हैं, सिखों का कत्लेआम होता है, और उसमें सरकार की भूमिका को देखते हुए जिस पाश ने कहा था कि हिंदुस्तान मेरे सत्कार का शब्द है, उसी पाश ने एक नज्म लिखी थी बेदखली के लिए बिना पत्थर। तो वो कहता है कि अगर हिंदुस्तान में गरीब नहत्थे लोगों को और अल्पसंख्यक लोगों को किसी और की सजा दे के कर्म की सजा दी जाती है, अगर लोगों को सड़कों पे मारा जाता है, घसीटा जाता है, लोगों को जला दिया जाता है जिन लोगों का कोई कसूर नहीं, जब बेकसूर लोगों को दिल्ली में जलाया गया, तो पाश ने ये नज्म लिखी थी जिसमें वो कहता है कि वो राजीव गांधी का नाम लेके कहता है कि मैं उस मीसने पायलट की आंखों में चुभता हुआ भारत हूं, और वो ये भी कहता है कि मेरा नाम इस बात से खारिज कर दिया जाए, मुझे बेदखल कर दिया जाए। तो देखने और सुनने वाली समझने वाली बात यह है कि पाश इस दौर में ऐसी कविताएं भी लिख रहा था जब दहशतगर्दों की आतंक से वजह से हमारे अखबारों में कोड लागू हो गया था, स्कूलों में कोड लागू हो गया था, ड्रेस कोड लागू हो गया था, और हिंदुस्तान के अवाम को, खासतौर पे पंजाब के अवाम को एक तरह गूंगे बहरे बना दिया गया था। उस समय पाश की वो बहुत चर्चित नज्म आई जिसका बहुत जिक्र रहा है, सबसे खतरनाक। तो पाश कहता है कि पुलिस की कुट या बेईमान हो जाना इतना खतरनाक नहीं होता जितना खतरनाक हमारी संवेदनाओं का सुन्न हो जाना, हमारे सपनों का मर जाना होता है। उस नज्म में पाश कहता है कि सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना, ना होना तड़प का सब सहन कर जाना, सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। तो इस नज्म में पाश एक नई आस बनाता है हमें कि इस आतंक के दौर में भी ऐसे कवि हैं जो सब कुछ सहन नहीं करेंगे, जो हमारी सुन्न हो रही संवेदना को अपनी कविता और अपनी रचना के साथ सीखते रहेंगे, जगाते रहेंगे। तो इस दौर में मैं समझता हूं कि पाश एक हमारा बहुत बड़ा नाम है, और पाश ने अपने समय के सभी मसाइल को अपनी रचना में बार बार बयान किया है। पाश के ही साथी रहे लाल सिंह दिल ने पास से एक अलग रास्ता भी लिया, लेकिन लाल सिंह दिल ने अपनी स्वय जीवनी में और अपनी कविताओं के माध्यम से उसने हमारे लिए एक नए संसार को उजागर किया। उसने हिंदुस्तानी समाज में जो लोग वंचित थे, जो लोग अबोध थे, जो लोग सदियों से गूंगे बहरे बना दिए गए थे, जिन लोगों के मानव होने की उनको अपने मानव होने का विश्वास तक नहीं रहा, पाश ने, लाल सिंह दिल ने उन लोगों को कविता के केंद्र में ले गया। मैं एक आपको बताता जाऊं कि लाल सिंह दिल का जन्म भी उस कस्बे के नजदीक हुआ जहां मंटो का जन्म हुआ था। लाल सिंह दिल और मंटो दोनों ही लुधियाना जिले के एक छोटे से कस्बे सबराड़ा के आसपास के गांव में जन्मे, और दोनों ही अपने ननिहाल में जन्मे। मंटो का जन्म पपड़ौदी में हुआ, लाल सिंह दिल का जन्म घुघरानी सिक्खा में हुआ। दोनों की एक बात साझी ये भी है कि दोनों सारी जिंदगी फाकाबस्त रहे। मंटो ने देश के विभाजन को स्वीकार नहीं किया, और लाल सिंह दिल ने उस भारतीय समाज को, उस देश को भी स्वीकार नहीं किया
जिस देश में एक तरफ सरमाए का वर्चस्व था और दूसरी तरफ जाति प्रथा का कहर था, मंटो विभाजन को नकारता रहा और लाल सिंह ढिल्ल माया के सरमाए के वर्चस्व वाले और मनुवादी वर्ण प्रथा के जन्म वाले समाज को नकारता हुआ ये कहता है कि ये देश मेरा नहीं, वो इस देश को गैरों की जमीन कहता है। और एक और लाल सिंह ढिल्ल के बारे में बात मैं आपके साथ साझी करना चाहता हूं। पंजाब में जो पहला एक थाने पे हमला हुआ नक्सल दौर में, जब पंजाब के चमकौर साहब नाम के कस्बे में एक थाने पे हमला हुआ, तब उस हमले में लाल सिंह ढिल्ल शामिल थे। उसको पुलिस का बहुत लंबा समय दमन झेलना पड़ा। वो पंजाब से भाग गया, यूपी चला गया और यूपी जाके भी उसने देखा कि हमारी लेफ्ट मूवमेंट में भी दलित लेखकों के साथ अभद्र व्यवहार होता है, उसकी जाति को लेके जाति सूचक शब्द बोले जाते हैं। वो जाति प्रथा के कहर से इतना सता हुआ था कि उसने इस्लाम धारण कर लिया। इस्लाम तो धारण कर लिया, नमाजी भी हो गया, लेकिन वहां भी उसका मन नहीं लगा। उसको वहां भी वही ट्रीटमेंट मिलना शुरू किया गया उसके साथियों द्वारा। एक दिलचस्प बात यह है कि लाल सिंह ढिल्ल ने औरत के बारे में बहुत ही मर्मस्पर्शी कविताएं लिखी है। उसके काव्य में बहुत सी नज़में ऐसी हैं जो औरत की अस्मिता के बारे में है, औरत की महिमा के बारे में है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि लाल सिंह ढिल्ल ताउम्र उन्होंने उनकी शादी नहीं हुई, वो औरत के प्रेम के लिए तरसते रहे। बचपन में जब वो कॉलेज में पढ़ते थे जवानी में, तो तरुणावस्था में उसका एक लड़की के साथ स्नेह था जो उच्च जाति की थी, सरदारों की लड़की थी, अमीर परिवार की लड़की थी। किसी वजह से उसकी शादी निधन हो गया, लेकिन लाल सिंह ढिल्ल को सारी उम्र औरत का स्पर्श तक नहीं मिला। लेकिन उसके मन में औरत की सुंदरता की, औरत के मातृत्व की बहुत कदर थी। तो मैं जो लाल सिंह ढिल्ल की नज़में हैं उनका जिक्र कर दूं। 3 संग्रह उनकी कविता के छपे, प्रकाशित हुए उनके जीवित समय में। पहला उसका काव्य संग्रह था सतलुज की हवा, 1971 में छपा। दूसरा काव्य संग्रह उनका था बहुत सारे सूरज, 1982 में छपा। तीसरा काव्य संग्रह उनका छपा लेकिन वो चर्चा में नहीं आ सका, गुम हो गया जल्दी ही। वो 97 में 1997 में उनका काव्य संग्रह आया था 70। उनके निधन के बाद, क्योंकि पाश के बाद वो जीवित रहे, पाश के बाद वो बहुत हमारे मित्र कवि भी माने गए हैं। उनका निधन 14 अगस्त 2007 को हुआ। उनका आखिरी काव्य संग्रह आज बिल्ला फिर आया। ये हमारा जो विश्वीकरण का दौर है, जो कारपोरेट्स है, पंजाबी में बिल्ला अंग्रेज को भी कहते हैं, पंजाबी के देसी मुहावरे में लोकल, जिनको लोकल वर्ड कहते हैं, बिल्ला अंग्रेज को कहते हैं। तो 2007 में लाल सिंह ढिल्ल का उनके निधन के बाद संग्रह आया, आज बिल्ला फिर आया। तो बिल्ला से उसका मुराद कारपोरेट घरानों से है, कारपोरेट संसार से है। मैं इसके साथ एक और बात जोड़ दूं कि लाल सिंह ढिल्ल की स्वय जीवनी दास्तान पंजाबी में बहुत पढ़ी गई है। दास्तान को हम जैसे हम देखते हैं कि महाराष्ट्र में मराठी भाषा में दलित स्वय जीवनी एक नए जानवर के रूप में उभरी है, तो लाल सिंह ढिल्ल की जो स्वय जीवनी है, इसने भी पंजाबी साहित्य के जगत में एक नई जमीन तलाशी है। तो लाल सिंह ढिल्ल को जब मैं देखता हूं उसकी पोएट्री को, तो लाल सिंह ढिल्ल ने पंजाबी कविता का बिल्कुल एक नया आयाम, पंजाबी कविता को बिल्कुल एक नई जमीन दी। जो लोग हमारी पहचान से परे थे, जो लोग हमारे समाज का हिस्सा थे, लेकिन हमारे पहचाने हुए समाज, हमारे स्वीकृत हुए, हमें स्वीकारे हुए जो समाज से बहुत अलग थे, जिन लोगों के बारे में लाल सिंह ढिल्ल कहता है कि अगर जंगल के जानवरों को ये पता चल जाए कि वो ऐसे आदमी हैं, तो वो भी सुन्न हो जाए, वो पुकरा जाए, वो आदमी ऐसे आदमियों को देख के जंगल में दौड़ जाए। वो आदमी जिनको खुद अपने आदमी होने का भरोसा नहीं रहा था, जो अपनी मानवीय पहचान खो चुके थे, जिनको सत्ता ने
और जिनको मनुवादी वर्ण व्यवस्था ने चंडाल बना दिया था, जिनको भूतने बना दिया था, और वो खुद आपको एक मानवीय सभी जो मानवीय स्वाभिमान होता है वो खो चुके लोग थे। तो लाल सिंह दिल उस हाशिए के समाज को अपनी कविता में लेके आता है, जो हाशिए से भी हाशिए पे विचरने वाले लोग हैं, समाज से बेदखल किए हुए दलितों, औरतों और उन लोगों को, वो दलित समाज के भी उन लोगों को अपनी कविता के केंद्र में रखते हैं जो बहुत छोटे काम करने वाले हैं, जैसे गाड़िए लोहार हैं, जैसे ये छज बेचने वाले लोग हैं, बाण बटके लोग हैं, जो खाना बदोश हैं, सपेरे हैं, जहाँ जैसे बेशवाओं के बारे में पाश लाल सिंह दिल ने बहुत सी कविताएं लिखी है। तो लाल सिंह दिल हमारे समक्ष एक ऐसे समाज को लाके खड़ा कर देता है जो हमारे समाज में विचरता है, सदियों से हमारे समाज का अंग है, लेकिन हमने उसको स्वीकारा नहीं, हमने उसको पहचाना नहीं। वो हमारी पहचान के समाज से परे है, वो हमें पशुओं जैसे लगते हैं, चंडालों जैसे लगते हैं, हमें भूतने लगते हैं। लेकिन ये लोग चुपचाप दर्द सहते हैं, चुपचाप दर्द सहने वाले लोग इतने आक्रोश से भरे हैं कि उनका आक्रोश विस्फोट की स्थिति में पहुंचा हुआ है। ये अमानवीय जीवन का वृतांत उसकी एक कविता में नहीं, बहुत सी कविताओं में है। लाल सिंह दिल की जब दूसरा संग्रह छपा, बहुत सारे सूरज, तो बहुत ही सस्ते कागज पे बहुत ही छोटी किस्म की किताबड़ी के रूप में आया। जब पंजाबी के एक बहुत बड़े शायर डॉक्टर हरभजन सिंह ने उसको पढ़ा, तो डॉक्टर हरभजन सिंह ने कहा कि ये कविताएं हमें शर्मसार करती है, ये हमें सोचने के लिए मजबूर करती है और हमारा एक भ्रम तोड़ती है कि हम कोई सभ्य समाज हैं, हम कोई आजाद लोग हैं, हमारा कोई न्यायशील समाज है। ये हमारे सारे भ्रम तोड़ देती है। मैं समझता हूं कि लाल सिंह दिल की कविता का जो विशेषता है उसकी, वो है कि उसने गूंगे इतिहासों की जो बहुत मार्मिक बर्तावकारी की है। जिन लोगों को सदियों से बोलने का हक नहीं था, वो चुपचाप तरह तरह का दमन सहते थे, जिनकी अजमत को रौदा मोल जाता था, जिनकी अजमत को बार बार हमारे समाज में रौंद दिया गया। सो पाश उन सभी को केंद्र में लेके आया। एक इसके साथ मैं बात कहना चाहता हूं लाल सिंह दिल के बारे में, कि लाल सिंह दिल का जो काव्य संसार है वो हमारे जाने पहचाने स्वीकारे हुए समाज से बहुत दूर का समाज है, और जिसको पढ़ते हुए हमें कई बार हमारी बहुत सी परिभाषाएं बदल जाती है। लाल सिंह दिल सचेत तौर पे देश, कौम, मनुष्य, नैतिकता, संस्कृति, सुंदरता के जो सभी परिचालित म्यार हैं वो सभी को बदल देता है। वो अपनी एक कविता में एक सवाल उठाता है कि ये मेरा वतन नहीं है, ये मेरी धरती नहीं है, जिस धरती पे हम रह रहे हैं बगानों की तरह, अजनबियों की तरह रह रहे हैं, हम अपने घर में ही जलावतनी भोग रहे हैं। तो वो कहता है, एक मेरे वतन की कोई दूसरी सूरत है, एक मेरी कौम कोई और भी, जहां कहीं एक महल्ला आधा भूखा आधा निंद्राया सो रहा है, जहां कभी भी कमर तोड़ मेहनत दर्द दे रहे अंगों को बहलाने के लिए तारे गिने मेरे देश से दूर, जहां कहीं मेरा वतन है। सो उसका अपना घर कौन सा है, उसका अपना वतन कौन सा है, जिसको उसने गैरों की जमीन कहा। और खास तौर पे उसकी नज्म, जिसको मैं समझता हूं कि वो भारतीय साहित्य में एक बहुत ही खूबसूरत नज्म, जिसको हम कह सकते हैं, उसका नाम है शाम का रंग। शाम का रंग की वजह से ही लाल सिंह दिल पंजाबी पोइट्री के एकदम केंद्र में आ गया था। शाम का रंग कविता में वो आर्याई गौरव वाले भारत की मिथ को बहुत कटाक्षी रूप में तार तार कर देता है। वो एक सवाल उठाता है कि ये वतन किसका है। ये आर्याई नस्ली पिछोकड़ वाले भद्र समाज का वतन है, जहां ये अपनी ही जमीन पर अजनबी बना दिए, बगाने बना दिए गए उन मूलवासियों का वतन है, जिनको हम जनजातियां कहते हैं, जिनको हम आर्य समाज कहते हैं, जिनको हमने आज तक स्वीकारा नहीं। वो हमारे अंग संग रहने के बावजूद, हमारे
अवचेतन का, हमारे भाईचारे का अंग नहीं बन सके। सो दिल की कविता में ये सवाल बार बार उठते रहे हैं। वो आर्या अनार्या जो संघर्ष था, उसको केंद्र में रख के उसने बहुत सी नज़में लिखी है। उसकी एक नज़्म जिसमें वो एक दल पे लड़की कहती है अपने प्रेमी को कि मुझसे प्रेम करने वाले लड़के, तेरे और मेरे जो सगे संबंधी है, वो तो अपने मुद्दे भी एक जगह नहीं दिलाते, तो तेरा मेरा मोहब्बत कैसे हो सकती है। जहाँ जो इस एक उसकी एक नज़्म है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, मैं उस नज़्म को ही पहले पढ़ देना चाहता हूँ। आर्या अनार्या गौरव को लेके, या आर्या अनार्या के द्वंद को लेके, या भारत के मूल वंशों और बाहर से आने वाले आर्य नस्ल के गौरव के साथ जीने वाले लोगों के बारे में जो उसकी नज्म है, उनके द्वंद के बारे में जो नज्म है, वो मैं नज्म पढ़ रहा हूँ। शाम का रंग। छोड़ चले हैं एक और गैरों की जमीन, छज्जों वाले जा रहे लंबा काफला, झड़कों का अंबार लादे, गधों पर बैठे हैं बच्चे, माओ की पीठ के पीछे बंधे हैं पतीले, पतीलों में माओ के बेटे सो रहे हैं, जा रहा है लंबा काफला, कंधों पर उठाए कुल्लियों के बांस, ये भूख के मारे कौन आर्या है, जो जा रहे हैं रोकने किस भारत की जमीन। तो लाल सिंह दिल हमें एक दूसरे भारत के साक्षात दर्शन कराता है। दूसरा भारत जो गधे की पीठ पे सोता है। दूसरा भारत जहां बच्चे पगूड़े में नहीं, माँ की पीठ के पीछे बंधे हुए पतीले में सोते हैं। दूसरा भारत जहां के खानाबदोश कबीले दर-बदर भटकते हैं, वो अपनी कुल्लियों, अपनी झोंपड़ियों को एक जगह से दूसरे जगह उठा के लिए घूमते हैं। वो लोग जो भूख के मारे हुए हैं, वो किस आर्या जाति के वतन की जमीन रोकने के लिए जा रहे हैं, उनको क्या नाम दिया जाए। सो एक दूसरा कौम, एक दूसरी भारत के सवाल उठाता है। इसके साथ हम देखते हैं कि पाश की कविता के केंद्र में ना पंजाब की समाज कसानी है, ना ही हमारी प्रगतिशील लेखन की धारा के जो दूसरे कवि हैं, जो मध्य वर्ग के कवि है, जिसको हम शहरी मध्य वर्ग के कवि बोलते हैं, ना वो शहरी मध्य का बढ़ता चलन इसकी कविता में नजर आता है। वो ऐसी बस्तियां जहां गंदगी है, जहां गंदगी का ढेर है, वहां रहते हैं, मजदूरी करते हैं, रात भर जो कुल्लुओं में जागते हैं, चाय के समय बच्चे रोते हैं, रोटी के समय बच्चे भूख से मरते हैं, और तब भी वो लोग श्रम करते हैं, कृत्य करते हैं, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। तो उसकी एक नज्म है, उसका नाम है लाल सूरज। नज्म है, बस्तुओं में लाल धूल में भूख से बिलखती बच्चियां, भारी भारी टोकरे उठाती, पस्तुओं में जहां माए नंगे पाम कोरे पर चलती हुई जा रही मजदूरी करने, बस्तुओं में कुल्लियों में सिकलीगर रात रात जागते दीपक के साथ जली जिंदगी। तब वो कहता है कि पंजाब का सीमांत किसान जो सारी रात इस फिक्र में सोता है कि उसके बच्चों की शादी कैसी होगी, वो अपने बच्चों के हाथ पीले कैसे करेगा। तो वो लोग जिनका आर्थिक रूप में शोषण होता है, जिनका जिस्मानी दमन होता है, जिनकी मानवता को, जिनकी असमता को रौंद दिया जाता है, लाल सिंह दिल की कविता का संसार वह लोग हैं। तो इसलिए मैंने कहा था कि लाल सिंह दिल हमें एक दूसरे भारत की दर्शन करवाता है। मैंने शुरू में एक बात कही थी कि लाल सिंह दिल पंजाबी के उन चंद शायरों में है जिन्होंने औरत के दर्द को बहुत मार्मिक रूप में बयान किया और बहुत ही शिद्दत से महसूस किया। लाल सिंह दिल एक तरफ तो खुद औरत के साथ के लिए अभाव में रहते हैं, औरत के साथ के लिए तरसते रहते हैं, लेकिन फिर भी मुझे एक प्रसंग याद आ गया। जब लाल सिंह दिल बीमार थे, डीएमसी में दाखिल थे, तो एक दिन उनको थोड़ा होश आया, तो वो अपने साथी गुलजार मोहम्मद गोरिया को कहने लगे कि गोरिया, ये नर्सें लड़कियां कितनी अच्छी हैं, मैंने कभी इन पे कविता नहीं लिखी, ठीक होने के बाद में इन बच्चियों पे कविता लिखा। लाल सिंह दिल जो बेसवाओं के बारे में ये कहता है कि ये बेसवाएं मेरी बच्चियां हैं, ये बेसवाएं भारत की बच्चियां हैं, ये बेसवाएं स्टालिन की दिए हैं। तो
हमारे समाज में दलित, नारी और ऐसे छोटे मोटे काम करने वाले लोग, जैसे जिनको हम कहते हैं कि बेसवाएं जैसे जो समुदाय हैं हमारे समाज में, जिनके लिए कोई भी सॉफ्ट कॉर्नर नहीं, जिनको हम आदमी नहीं मानते, लाल सिंह दिल उन बेसवाओं को कहता है कि ये भारत की बच्चियां हैं, ये मेरी बच्चियां हैं, ये स्टालिन की बेटियां हैं। तो हम जब देखते हैं कि लाल सिंह दिल के काव्य संसार में जो औरत है वो हमारी पिशान की औरत नहीं है। हमारे साहित्य में औरत का जो वर्णन है कई तरह से होता रहा है। लाल सिंह दिल की काव्य में आने वाली औरत ना तो सनातनी सुंदरता की हुस्न की मूरत है, वो ना श्रृंगार सहित वाली कामनी है, वो ना ही बहुत मिलिटेंट वीरांगनी है, ना ही वो प्रगतिशील सेहत की वो नायिका है जो अपने हकूक के बारे में बहुत सचेत है, या जो कह सकते हैं कि पढ़ी लिखी है, जो साक्षर है, जो लड़की एमेंसिपेट हो चुकी है, या जो औरत जिसका सशक्तिकरण हो गया है, ऐसी औरत नहीं है। लाल सिंह दिल के काव्य में आने वाली औरतें, चाहे वो बेसवा हैं, चाहे वो बहुत छोटे छोटे काम करने वाली औरतें हैं, जिसको लाल सिंह दिल की जो समुच्ची कविता है, पोइट्री है, उसको एक संग्रह में जब उसका संचयन हुआ तो उसका नाम रखा गया नागलोक। ये नाम उसने खुद सजाया था। लाल सिंह अपने संसार को, अपने उसकी कविता के जो संसार है उसको नागलोक कहता है, वो नाग कबीलों की बात कर रहा है। तो हम देखते हैं कि लाल सिंह दिल के काव्य में आने वाली औरतें वो हैं जो मैले कुचैले कपड़े पहनती है। उसकी एक नज्म है काले कपड़े वाली औरतें, जिसमें वो कहता है वो काली किस्मत वाली हैं, काले लेख काले भाग्य वाली अभागन औरतें हैं जो खुद श्रम करती हैं। वो ये जानती हैं कि राक्षस काले कपड़े पहनते हैं, रावण के लोग काले कपड़े पहनते हैं, फिर भी वो मजबूर हैं काले कपड़े पहनने के लिए, क्योंकि उनका वेश, जो उनका पहनावा है, वो मटमैला है, काला है, वो गंदगी से भरा हुआ है, वो मैले कुचैले वस्त्रों वाली औरत है। सो कामनी का, जहाँ एक जिसको कह सकते हैं कि हम एक मध्यवर्गीय समाज की जो सुंदर सजी भवी औरत का बिंब लाल सिंह के काम में यहाँ नहीं, उसके नजदीक नहीं है। तो लाल सिंह दिल जिन औरतों को पेश करता है उसमें निर्वस्त्र, रैग चुगने वाली बच्चियां हैं, बेर तोड़ने वाली बच्चियां हैं, घोड़े चराने वाली औरतें हैं। उसकी कुछ नज़में जो औरतों के बारे में हैं, जिसको जरूर मैं समझता हूं कि पढ़ना चाहिए। बेगानी उसकी उसकी एक नज्म है बेगानियां, कि हमारे समाज में वैसे तो सारे का सारा श्रमिक वर्ग ही एक पराई, एक अजनबी होनी, एक जिलावतनी की होनी भोगता है, लेकिन औरत इस हाशिए के समाज में भी हाशिए पे है, वो बेगानी है। उसको बचपन से ही यह कहा जाता है कि दूसरे घर जाएगी तो बेगाने घर जाएगी। ऐसे हम देखते हैं कि उसकी एक नज्म है करेली गांव की औरतें, जहाँ आदिवासी उसकी एक नज्म है, बेशिया औरतें उसकी नज्म है, घोड़े चारने वाली लड़की उसकी एक नज्म है। उसकी एक नज्म ऐसी भी है जिसमें वो कहता है पंजाब में जैसे होता रहा है, पंजाब में जो समंती समाज था उसमें औरत का शोषण, उसकी देह का शोषण, उसके उसके श्रम का शोषण तो था ही, उसकी देह का शोषण भी बहुत सीधा साधा था, नजर आता था। तो पंजाब में ऐसे जगीरदार समंत भी रहे हैं जो एक से अधिक औरतों को अपने हरम में, अपने महलों में गुलामों की तरह रखते थे, उनका शोषण करते थे। तो उसकी एक बहुत ही अच्छी नज्म है पास लाल सिंह दिल की, जिसमें वो कहता है कि भूपा सरदार सारे छा गया, ਧੀਆਂ ਦੇ जगीरो नाम पा गया। ये आपको थोड़ा अजीब लगेगा, हिंदी भाषी लोगों को उसके प्रसंग की समझ नहीं आएगी। भूपा पंजाब का एक समंत था, पटियाला खानदान का भुपिंदर सिंह नाम का राजा था, जिसके 360 रानियां थी। तो उसके समय में ये मशहूर था कि जो लड़की उसको भा जाती थी वो उसको उठा के ले जाता था, पेरेंट्स को जगीर दे देता। तो गांव में एक चलन हुआ, लोगों ने अपनी बच्चों के नाम जगीरों रखने शुरू कर दिए, जगीर के नाम से रखने शुरू कर दिए। तो बहुत ही कटाक्ष की नज्म लाल सिंह दिल की है वो। तो लाल सिंह दिल पे और भी चर्चा की जा सकती है, लेकिन लाल सिंह दिल की जब हम जीवनी पढ़ते हैं, दास्तान, तो दास्तान में ऐसे बहुत ही मार्मिक वृतांत है उसके जीवन के। लाल सिंह दिल को सबसे बड़ी कोफ्त तब होती है
जब स्कूल में उसका अध्यापक उसको दूसरे लड़कों के साथ नहीं बहने देता, उस पे जब जिस्मानी दमन होता है, पुलिस की बहुत मार उसको झेलनी पड़ी, वो कहता है कि मैं पुलिस की मार तो झेल गया, ये मुझे इतनी सह नहीं लगी, लेकिन जब हमारे एक डीएसपी ने मुझे जय कह के ललकारा कि चमारो तुम्हें जमीन दें हम, तुम इंकलाब की बात करते हैं, तो उस पढ़े लिखे डीएसपी का, कानून को बहाल करने वाले, कानून के राखे कहने वाले उस डीएसपी का लाल सिंह दल को ये कहना, उनकी जाति सूचक शब्द बरतना और उनको कहना कि तुम्हारा तुम्हारा जमीन लेने का सपना पूरा नहीं होने दिया जाएगा। तो मैं लाल सिंह दल के बारे में और भी बहुत सारी बातें करना चाहता हूँ, लेकिन उसकी जो जीवनी है, स्वयं जीवनी है, दास्तान, उसको पढ़ना चाहिए कि कैसे। एक और बात, लाल सिंह दिल और पाश की कविता में जो एक साझी बात है कि वो प्रगतिशील मूवमेंट के साथ, इनकलाबी लहर के साथ जुड़े होने के बावजूद जो हिंदुस्तान की कम्युनिस्ट लहर है, जो हिंदुस्तान की प्रगतिवादी लहर है, जो इसकी सीमाएं हैं, उसकी तरफ भी इशारा करते हैं। पाश तो बहुत सी अपनी नज़मों में, पाश की बहुत सी नज़में हैं जहां वो कहता है कि ये शर्मनाक हादसा हमारे ही समय में होना था, किस के मार्क्स का शेर वर्गा सिर दिल्ली की भूल भुलाइयों में भटकता फिरता हमने ही देखना था। जब वो कहता था कि जिन लोगों ने लड़ना था वो राशन के कौड़े बन गए, तो लाल सिंह दिल भी जो हमारा कम्युनिस्ट संघर्ष में, जो हमारी कम्युनिस्ट पार्टियों में जो हमारे उनकी जो सीमाएं रही है, लाल सिंह दिल की भी बहुत सी नज़मों में उसका जिक्र है। तो तीसरे कथाकार की तरफ मैं अब आ रहा हूँ, वो इन दोनों से अलग हैं, अभी जीवित हैं, पंजाबी के बहुत अच्छे शायर के रूप में वो शुरू करते हैं। उनका नाम है डॉक्टर स्वराज वीर। डॉक्टर स्वराज वीर एक पेशेवर डॉक्टर हैं, लेकिन उन्होंने डॉक्टरी का इम्तिहान पास करने के बाद वो आईपीएस में आ गए, मेघालय के डीजीपी रहे। डीजीपी रिटायर होने के बाद आजकल वो पंजाबी ट्रिब्यून का एडिटर हैं। उनका जो सफर था साहित्य रचना का, उनका रचनाकारी का जो सफर था वो काव्य से शुरू होता है। उन्होंने सबसे पहले 1985 में काव्य संग्रह लिखा जिसका नाम है अपनी अपनी रात। 85 याद कीजिए, पंजाब का वो समा जो दहशत का समा था। तो दो तरह की दहशत में पंजाब के लोग पिस रहे थे। एक तरफ सत्ता का आतंक था और दूसरी तरफ हमारे दहशतगर्द थे जो लोगों की जबानबंदी जिन्होंने की हुई थी। तब उनकी कविता की किताब आती है, उनका काव्य संग्रह आता है अपनी अपनी रात। 89 में जब पाश का कत्ल हो चुका है, डॉक्टर रवि का कत्ल हो चुका है, हमारे पंजाबी के एक और पोएट और हमारे राजनीति में सक्रिय रहे विश्वनाथ तिवारी का कत्ल हो चुका है, और लाल सिंह दिल के पाश के बहुत सारे और साथी, जैमल पट्टा उनका कत्ल हो चुका है, सुखराज खद्दर का कत्ल हो चुका है, पंजाबी के प्रीत लड़ी मैगजीन के संपादक सुमीत का कत्ल हो चुका है। बहुत से लोगों को, बहुत से बुद्धिजीवियों के कत्ल हो चुके थे। तो उस समय डॉक्टर स्वराज वीर का दूसरा संग्रह आता है साहा तानी। हिंदी में तो इसका मैं अनुवाद नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे शब्द नहीं ढूंढ रहे, लेकिन मुझे लगता है कि जब स्वराज वीर ये कहते हैं कि अब जिंदगी हमें बहुत मुश्किल सांस लेने की इजाजत दे रही है, तो उन्होंने पाश के निधन के बाद 1982 में उनका तीसरा काव्य संग्रह आया था 23 मार्च, पाश के लिए कविताएं। बाद में उनकी स्मृति पोएट्री को एक संग्रह में शामिल कर दिया गया तख्ती। लेकिन एक कवि के रूप में स्वराज वीर की पहचान नहीं बनी, ना वो खुद को कवि मानते हैं। उनको लग रहा था, जब वो काव्य लिख रहे थे, उनको लग रहा था कि ये यानर मेरे प्रगटावे के लिए उचित नहीं है। तब उन्होंने नाटक की और किया। उनके बहुत से नाटक छपे हैं। उनका पहला नाटक धर्मगुरु 99 में आया, दूसरा नाटक कृष्ण 2001 में आया, तीसरा नाटक मेदनी 2002 में आया, चौथा नाटक शायरी 2004 में प्रकाशित हुआ। उसके बाद पंजाब की किसानी के मसलों पर उनका नाटक आया कल्लर 2007 में, बस्या की रात 2013 में,
तस्वीरा नाम का उनका नाटक 2014 में छपा, हक नाम का नाटक उनका 2015 में छपा, और अग्निकुंड उनका जो आखिरी नाटक है, प्रकाशित नाटक है, वो आर्य और नाग कबीलों के विरोध के द्वंद के ऊपर नाटक है, वो 2016 में छपा। तो स्वराजवीर की जो पहचान बनती है वो एक बहुत ही संजीदा और प्रतिबद्ध और अपने दौर के बड़े जो राजसी, सामाजिक या आर्थिक सवाल है, प्रश्न है, उनको मुखातब होने वाले नाटककार के रूप में उनकी पहचान बनती है। स्वराजवीर की एक और उसके नाट्य संसार की एक और विशेषता है, जो उसने नाटक लिखे हैं उनमें बहुत से नाटक ऐसे हैं जो भारतीय इतिहास, मिथास और प्राण सहित की कथाओं से लिए गए नाटक हैं। उनके वस्तु इतिहास, मिथास और प्राण की कथा वृत्तांतों से आए हैं। लेकिन स्वराजवीर बहुत सचेत नाटककार है। वो इतिहास, मिथास या प्राण सहित की कथाओं की जब पुनर्रचना करता है तो उनको एक समकालीन प्रसंग भी दे देता है। वो अपने नाटक कृष्ण में आर्या अनार्या के द्वंद की जो कथा है उसको उठा लेता है महाभारत के खांडवदा कांड से। वो जो खांडवदा कांड है, उस कांड में कृष्ण और जरा के साथियों का जो द्वंद है वो असल में आर्या और अनार्या का द्वंद है। एक तरफ हिंदुस्तान से बाहर से आने वाले आर्या लोग हैं और दूसरे तरफ जहाँ के हमारे आदिवासी कबीले हैं, नाग हैं, मुंडा हैं, जरा के जो साथी हैं, तो हमारे मूलवासी हैं। और इस नाटक में स्वराजवीर एक सीधा सीधा सवाल वो उठाता है कि देश किसका है? ये आर्या नस्ल के पिछोकड़ वाले लोगों का मुल्क है या ये जहां के मूलवासियों का, जिनको इतिहास और धर्म की राजनीति ने, जिसको सत्ता और धर्म की राजनीति ने एक बहुत ही षड्यंत्र के तहत जिन लोगों को अनायक बना दिया, और कृष्ण जिसको हम नायक के रूप में पूछते हैं। स्वराजवीर अपने नाटक कृष्ण में कृष्ण के नायकत्व को लेके ही एक प्रश्न खड़ा कर देते हैं कि कृष्ण और अर्जुन जो मासूम आदिवासी लोगों को, जो वनवासियों को, जो जंगलवासियों को, जो जरा जैसे जंगल के लोग, जंगल के में रहने वाले लोगों को, जो बेकसूर मासूम है, उनको आग लगा देते हैं इसके लिए कि उन्हें भूमि चाहिए, उन्हें खेती के लिए भूमि चाहिए, महलों के लिए भूमि चाहिए। तो जब हम ये नाटक पढ़ते हैं, इसका हमें एकदम ध्यान आता है कि स्वराजवीर आज कारपोरेट घरानों को जैसे हमारी सरकार जमीनें दे रही है, जैसे हमारे वनवासियों को खदेड़ा जा रहा है, जैसे हमारे वनवासियों को या जैसे हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को लूटने के लिए सरकार ने बाहर के लोगों को खुली छूट दे रखी है। तो एक समकालीन प्रसंग डॉक्टर स्वराजवीर इस नाटक की कथा के साथ जोड़ देते हैं। इस नाटक की कथा तो इतिहास से है, लेकिन वो इतिहास की जब विरचना करते हैं, रिकंस्ट्रक्शन करते हैं, तो वो पहला सवाल तो जिसको हम आज तक नायक मानते रहे हैं कृष्ण, और जिनको हम आज तक खलनायक मानते रहे हैं जरा और उसके साथी वनवासी, तो इनमें से नायक कौन है और खलनायक कौन है? तो स्वराजवीर जो सीधा सीधा प्रश्न उठाता है, और स्वराजवीर कृष्ण के नायक होने की, कृष्ण के धर्म गुरु होने की, कृष्ण के देवता होने की जो मिथ है उसको ही खंडित कर देता है। इसी तरह हम देखते हैं कि स्वराजवीर का दूसरा नाटक है धर्मगुरु। स्वराजवीर इस नाटक की कथा भी रामायण से लेते हैं। रामायण से एक तो जन्मेजय की कथा है, जब जन्मेजय नागों को साड़ता है, नागों को मार देता है। क्योंकि जन्मेजय और नाग कबीले की कथा भी, जैसे हम पीछे जिक्र कर रहे हैं कृष्ण नाटक में, ये आर्य अनार्य लोगों का द्वंद है। तो आर्य अनार्य मूल की जो नस्लें थी, जो भारतीय समाज में उनका एक लंबा समय एक उनका युद्ध होता है, उनका संवाद होता है या उनका विरोध होता है। तो इस नाटक में भी हम देखते हैं कि धर्मगुरु विशेषतः सत्याव्रत को, जो उदित्रा के राजा अग्निगुण का पुत्र है, जो एक मैं समझता हूं कि एक
धर्म गुरु की नजर में या हमारे ब्राह्मण सभ्याचार की नजर में वो एक खलनायक है, क्योंकि वो अपने पिता के राज में एक ब्राह्मण कन्या चित्रलेखा को शादी के मंडप से उठा के ले जाता है, अपने पिता के विरोध के बावजूद उस लड़की से शादी करता है। गुस्से में आके पिता उसको राज छोड़ने को कहते हैं, राज छोड़ देता है, महल छोड़ देता है, जाके गरीब बस्तियों में रहना शुरू कर देता है, उन लोगों के साथ जिनको लालचन कहता है कि जो हमारी पहचान के लोग नहीं, जिनको हम कमी कमीन कहते हैं, जिनको हम निम्न जाति के लोग कहते हैं, नीमे लोग कहते हैं, तो उनके साथ रहना शुरू कर देता है। उसके बाद उसका पिता भी उपराम होके राजभाग छोड़ के जंगल में तप करने के लिए जाता है। राजभाग का काम गुरु वशिष्ठ चलाते हैं। तो गुरु वशिष्ठ जब राजभाग देखते हैं तो एक लंबा अकाल पड़ता है। उस समय विश्वामित्र भी तपोवन में चला जाता है। तो विश्वामित्र की पत्नी सत्यावती अपने पुत्र को बेचने के लिए जा रही है। उसको राजकुमार सत्याव्रत मिलता है, वो उनकी मदद करता है, उनको भोजन देता है। और जब सारे स्रोत खत्म हो जाते हैं तो वो ऋषि वशिष्ठ के आश्रम से जो उसकी सबसे प्रिय गऊ है नंदिनी, उसको चुरा लेता है, उसका वध करता है, उसका मांस खुद खाता है, ऋषि पुत्रों को खिलाता है। गुस्से में आके ऋषि पुत्र उसको उसकी संतान को गऊ मांस खिलाने की वजह से ऋषि पुत्रों से शाप दे देता है, ऋषि वशिष्ठ से शाप दे देता है। लेकिन जब विश्वामित्र को पता चलता है कि उसने उसके परिवार को बचाया है तो वो उसका शाप ही वापस नहीं लेता, उसके लिए एक नए स्वर्ग की सृजना कर देता है कि तुम यहाँ राज करो। लेकिन सत्याव्रत स्वर्ग में जाने और राज करने की बजाय लोगों में रहने को पसंद करता है। तो इस नाटक का जो नायक बनता है वो सत्याव्रत बनता है, जो ब्राह्मणिक सभ्याचार है, जो उसका विद्रोही है, जो शराब का सेवन करता है, जो राजा होके एक ब्राह्मण कन्या को उठा के ले जाता है, जो गरीब शूद्र बस्तियों में रहता है, शूद्रों के साथ रहता है, गऊ का वध करता है, गऊ का मांस का सेवन करता है। लेकिन वो बाद में ऋषि विश्वामित्र की आशीष से वो स्वर्ग का भागीदार बनता है। तो इस नाटक में जो सीधा सीधा तनाव नजर आता है वो तो धर्मगुरु और राजसत्ता में। असल में स्वराज जी ने जो कथा उठाई है ये उत्तर वैदिक काल की कथा है, जब ब्राह्मण और क्षत्रिय का द्वंद था। लेकिन आज हम देखते हैं कि आज भी हमारे समाज में यही हो रहा है। आज भी जो हमारे धर्म गुरु है वो राज के ऊपर हावी हो रहे हैं। आज भी हम देखते हैं कि राज सत्ता धर्म गुरुओं को अनाप शनाप उनको सहूलतें देती है और वो भी उनकी प्रतिपालना करते हैं। तो ऐसे हम देखते हैं। इसके बाद स्वराज जी का तीसरा नाटक मेदिनी आता है। पंजाब में और हरियाणा में आज देख रहे हैं हम। पंजाब में कम है लेकिन हरियाणा में ज्यादा है। आज ऑनर किलिंग हो रही है। हरियाणा की जो खाप पंचायतें हैं वो बच्चों को मर्जी से विवाह करने की इजाजत नहीं देती। तो ऐसे ही पंजाब में एक राजनीतिक भ्रष्टाचारवान जो है व्यक्ति थी, उसकी बच्ची का अफेयर होता है, उस बच्ची को मरवा दिया जाता है। उस घटना को लेके स्वराजवीर नाटक लिखते हैं मेदिनी। स्वराजवीर के बाकी बहुत से नाटकों का मैं जिक्र इसलिए छोड़ रहा हूं कि मेरा समय हो रहा। सिर्फ एक नाटक पे बात करना चाहता हूं। स्वराजवीर का एक बहुत ही अहम नाटक है शायरी, जो पंजाबी की एक बहुत ही दबंग और बहुत ही ब्लंट आवाज वाली, बुल्ले जैसी दबंग आवाज वाली शायरा पीरों के बारे में। तो उस नाटक में डॉक्टर स्वराज भी औरत की अस्मिता का सवाल को उठाते हैं, औरत की इमेंसिपेशन के सवाल को उठाते हैं कि औरत का शायर होना, औरत का अपनी अस्मिता प्रति सचेत होना, उसका अपना जीने का अधिकार मांगना, वो 18वीं सदी में भी वर्जित था। और आज भी हम देखते हैं कि हमारी खाप पंचायतें जो करती है, जहां हमारे जो सनातनी सभ्याचार के जो कदर प्रबंध है वो कैसे औरत को बाधा करता है। तो स्वराजवीर का बहुत ही अहम नाटक है, जो एक शायर की जीवन को लेके, जो भारत का जो मध्यकाल था, जब अंतिम मध्यकाल था 18वीं सदी, उसमें भारत की औरत
की जो स्थिति थी लगभग उस वैसी ही स्थिति हम देख रहे हैं। सो स्वराजवीर के और बहुत से नाटक हैं जिनका मैं जिक्र, सिर्फ एक नाटक का और जिक्र कर लेते हैं 1 मिनट में, अग्निकुंड। ये नाटक स्वराजवीर के प्रकाशित होने वाले नाटकों में आखिरी नाटक है। इस नाटक में वो आर्या और नाग कबीलों की जो द्वंद था, जो उनका युद्ध था, जो द्वंद युद्ध था, उनका बयान करते हैं। तो आज भी वो कहते हैं, इस नाटक के हवाले से आज भी हमें जो हमारा दलित समाज है, जिनको हम आज भी इंसान मानने के लिए तैयार नहीं, जिनको हमने आज भी हाशिए पे धकेल रखा है, जिनके स्वाभिमान को हमने आज भी इस आजाद फिजा में, इस लोकतांत्रिक देश में जिसमें हमने आज भी उनके हकूक का हनन किया है, तो स्वराजवीर भी अपने इन दोनों साथियों की तरह हाशिए के समाज के दमन की कथा बयान करता है, उनके आक्रोश को बयान करता है और उनमें जो नई एक चेतना और चिंगारी उठ रही है इंसानी हकूक के लिए, उनको रूपमान करता है। तो इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। प्रगतिशील संघ के यूपी इकाई के साथियों का मैं बहुत आभारी हूं, जिन्होंने आप सबसे एक बात करने का मौका दिया। और अब मैं आपके ऊपर बात छोड़ता हूं कि अगर कुछ सवाल हो जाए तो मैं अपनी बात और एक्सप्लेन कर सकूं। मैं आपका एक बार बहुत बहुत आभार व्यक्त कर रहा हूं। जी शेखर बल्क जी, मैं आपका प्रतिक्रम देख रहा हूं स्क्रीन पे, मुझे कोई प्रतिक्रम नजर नहीं आ रहा। अगर कुछ दोस्तों के सवाल मुझे नजर आ जाएंगे तो मैं अपनी बात को और एक्सप्लेन करूंगा। समय के सीमा में रहते हुए मैंने बहुत सी बातें छोड़ दी है, कभी फिर बात की जा सकती है। मुझे स्क्रीन पे कोई सवाल जहां आपका प्रतिक्रम नजर नहीं आ रहा। मैं देख रहा हूं संजय श्रीवास्तव जी का और साथियों का, फरहत रिजवी जी का कमेंट देख रहा हूं, और साथियों के कमेंट, मनोज कुमार मिश्रा जी का चेहरा नजर आ रहा है मुझे। तो साथी, अगर कोई प्रश्न हो इस संवाद को आगे तोड़ने के लिए, आपकी कोई क्वेरी हो, मैं एक बार फिर आप सभी साथियों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। आप लोगों ने एक बहुत ही अच्छे संवाद के लिए एक माहौल बनाया है, और मैं समझता हूं कि मैं पूरे पंजाबी रचनाकारों की तरफ से प्रगतिशील लेखक संघ की उत्तर प्रदेश इकाई का आभार व्यक्त करना मैं अपना फर्ज समझता हूं, और मुझे खुशी हो रही है। तो साथी, फिर आवाज, अगर मेरी आवाज आ रही है तो शेखर मल्क जी, संजय जी, तो इसको बुलाम दिया जाए। मैं आपका मैसेज तो लिख रहा हूं।
तो मैं समझता हूं कि अब कि मुझे कोई प्रश्न नजर नहीं आ रहा, तो मैं समझता हूं कि मैं इस बात को विराम दूं और फिर पुनः आपका दिल से हार्दिक रूप से धन्यवाद करता हूं। थैंक यू।